अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आ गए हैं हम अपनी अगली वीडियो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के पार्ट 2 के साथ। जो हमने हाफ चैप्टर पहले देखा था, 15 चैप्टर नंबर 15 के अंदर के पीपीस कौन कौन सी हैं, उनके जो यूज़ हैं, उनकी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं और किन हालात में उनको यूज़ करना है, उनको सेव कैसे करना है, और आगे उसकी क्लासिफिकेशन देखी थी। तो उसके अंदर हमने दो चीज़ें देखी थी, हेड प्रोटेक्शन और फेस प्रोटेक्शन। आज हम अपना चैप्टर जो है फेस प्रोटेक्शन से आगे जारी रखेंगे, चैप्टर नंबर 16 पीपी पार्ट 2। तो वेलकम टू माय चैनल, इट्स हनी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियोस, सॉरी वो तो बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे ताकि आपको आने वाली वीडियोस आसानी से मिले। और अगर कमेंट के अंदर आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको उसका आंसर भी इमीडिएटली मिलेगा। तो चलें शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर, पीपीस पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पार्ट 2। तो हम आज पहले हमने दो चीज़ें देखी थी, फेस प्रोटेक्शन और हेड प्रोटेक्शन। और अब हमारा तीसरा नंबर बॉडी प्रोटेक्शन का आएगा। तो बॉडी प्रोटेक्शन के अंदर 4-5 चीज़ें उन्होंने 5 पॉइंट्स के अंदर सब क्लियर किया है। कहता है टाइप्स फॉर बॉडी प्रोटेक्शन में इंक्लूड, कि जो बॉडी प्रोटेक्शन जिस्म की प्रोटेक्शन के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं टाइप्स, उसके अंदर शामिल हो सकते हैं एप्रन्स, जो हमारे कपड़े होते हैं ऊपर के, जैकेट वगैरह, जैकेट्स, ठीक है, कवरऑल्स, जैसा कि पिक्चर में शो रहा है ये है कवरऑल्स, एंड फायर प्रूफ सूट, के जो आग लगती है तो उसके अंदर जो बचाने के लिए जो रेस्क्यू हजरात पहने होते हैं फायर प्रूफ सूट के, जिसको आग डैमेज नहीं कर सकती, वो वगैरह के, ताकि आपके बॉडी की प्रोटेक्शन रहे। इनमें 4 चीज़ें हैं, एप्रन्स, जैकेट्स, कवरऑल्स एंड फायर प्रूफ सूट। तो नंबर 2 पर इसका पॉइंट है, कहता है इट प्रोवाइड अ स्पेस बिटवीन बॉडी मटेरियल्स, कि ये हमें मुहैया करता है स्पेस बॉडी मटेरियल्स के दरमियान, एंड टूल्स, और टूल्स के दरमियान, एंड सेव द वर्कर फ्रॉम हार्म, और जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको महफूज रखता है नुकसान से। तो नंबर 3 पर है, कहता है चूज बॉडी प्रोटेक्शन अपीयरल अकॉर्डिंग द टू द हैज़र्ड ऑफ वर्क, के हम जो बॉडी प्रोटेक्शन के लिए अपने मुंतखब करते हैं एप्रन्स, अपने जो कवरऑल्स, जैकेट्स, वो कहता है कि हैज़र्ड के मुताबिक हमें चूज़ करने चाहिए। कि अगर हम, ये नहीं है कि अगर आप फायर सेफ्टी के अंदर फायर को बुझाने का काम कर रहे हैं और आप वहाँ पर कवर खाली यूज़ करें और उसको आग लग जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए वो कहता है कि हैज़र्ड के मुताबिक इसको चूज़ करें, कि अगर आप फायर का कर रहे हैं तो फायर के करें यू चूज़, अगर आप दूसरा काम कर रहे हैं तो उसको उसी हिसाब उसके हैज़र्ड के मुताबिक उसका एप्रन यूज़ करें। तो उसके बाद कहता है विजिटर मस्ट आल्सो टू मेक वियर द बॉडी प्रोटेक्शन अपीयर, तो कि जो वर्क प्लेस के ऊपर विजिटर आते हैं उनको लाजमी बॉडी प्रोटेक्शन एप्रल पहनने चाहिए, जो अपीयर्स हैं, जो इसकी चीज़ें हैं वो पहननी चाहिए बॉडी प्रोटेक्शन के लिए। द अपीयर्स शुड बी मेड ऑफ टफ क्लॉथ्स, के ये सख्त कपड़े के बने होते हैं, टू रेजिस्ट कट एंड अब्रेशन, के ये जो कट लगते हैं उनसे महफूज रखता है, और जो केमिकल जज़ब होते हैं उनसे ये महफूज रखता है। आपने देखा, आपको पता इल्म हो इस बात का कि नहीं, कि आप के लिए जो आप बाइक चलाते हैं उसके लिए भी एक ख़ास सूट पहना जाता है। आपने देखा होगा जो बाइक रेसिंग के अंदर आप सबको देखेंगे तो आप उन्होंने जो एक ख़ास किस्म का सूट पहना होगा, ताकि वो गिरते भी हैं तो उनको कोई कट वगैरह नहीं लगता, और वो अपने नुकसान से महफूज रहते हैं। तो ये हमारी बॉडी प्रोटेक्शन के टाइप्स के अंदर 4-5 किस्म के एप्रन्स और जैकेट्स, कवरऑल्स और फायर प्रूफ सूट्स हैं, उनको हमने देखा। चले आगे चलते हैं, अगला हमारा है फीट प्रोटेक्शन, पाँव की प्रोटेक्शन, सेफ्टी शूज़। इसके अंदर सेफ्टी शूज़ होते हैं, कहते हैं इसमें 2 चीज़ें मेन है, जो एक स्टील टो है और वो हमें इम्पैक्ट से सेफ रखती है। ये आपको सिंपल एक पिक्चर दिखाने के लिए शो की गई है। आपको मैं बताता चलूँ कि इसके अंदर जो 2 मेन चीज़ें हैं उनमें एक सेफ्टी टू है और दूसरी सोल प्लेट है। ये चीज़ है उसकी सेफ्टी टू, ये जो चीज़ इसके अंदर वाइट वाली लगाई हुई है ये सेफ्टी टू है, जो हमें महफूज रखती है हैज़र्ड से। कि कुछ जैसे हमने देखा कि हेड प्रोटेक्शन के अंदर अगर कोई चीज़ आपके सर पे गिरती है तो
उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वो शेल के और सर के दरमियान खाली जगह छोड़ी गई है ताकि वो उसके जो शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। इसी तरह ये सेफ्टी टू है, इसकी स्टील टू है, ये स्टील की बनी होती है। अगर कोई चीज़ गिरती है तो ये स्टील की है, तो आपके पाँव के फिंगर्स को नुकसान नहीं पहुँचता। और दूसरी इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो है इसकी सोल प्लेट। तो ये चीज़ जो है सोल प्लेट किस लिए यूज़ की जाती है? सोल प्लेट अगर आप किसी ऐसी जगह पर काम करें जहाँ बिजली का ज़रा खतरा है तो आप वहाँ पर उन चीज़ों को देखें। आप आम शूज़ को सेफ्टी शूज़ कभी नहीं कह सकते। सेफ्टी शूज़ के अंदर दो चीज़ें बहुत मेन होती हैं, एक स्टील टो और दूसरी सोल प्लेट। सोल प्लेट जो हमें प्रिवेंट करती है इलेक्ट्रिक शॉक से। अगर बिजली का कोई होता है तो वो पंक्चरिंग से रोकती है और इलेक्ट्रिक शॉक से रोकती है कि बिजली एक इसके अंदर कील नहीं सोल प्लेट के अंदर जा सकता। इस तरह का सोल इस्तेमाल किया जाता है और बिजली का करंट इसके अंदर नहीं जा सकता, इस प्लेट से आपके पाँव तक नहीं पहुंच सकता। तो ये शूज़ जो सेफ्टी शूज़ बनाए जाते हैं उनके अंदर ये दो चीज़ें बहुत ही ख़ास तौर पर रखी जाती हैं, बहुत ही एहतियात के साथ। तो सोल प्लेट के अंदर लिए सोल दो चीज़ें मैंने जैसे आपको बताई, स्टील टू है। ये वाली चीज़ तो स्टील टू किस लिए यूज़ होती है? प्रोटेक्ट करती है हमें इम्पैक्ट से, एब्जॉर्ब करती है। जो चीज़ें को गिरती हैं तो उससे हमारे उंगलियों को नुकसान नहीं पहुंचता उसकी वजह से। और नंबर 2 पर सोल प्लेट है। सोल प्लेट प्रिवेंट करती है पंक्चरिंग को, किसी चीज़ की अंदर कील वगैरह के खूबने से या इस तरह कोई चीज़, और इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है कि इलेक्ट्रिक शॉक जो अगर लगता भी है तो इन सेफ्टी शूज़ के ज़रिए वो आपके जिस्म तक नहीं पहुँच सकता। तो ये था हमारा फीट प्रोटेक्शन। तो चलें अगली तरफ चलते हैं। अगला है आई प्रोटेक्शन, आँखों की हिफाजत के लिए। उसमें दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, सेफ्टी ग्लासेस और गोगल्स। गूगल नहीं, गोगल्स हैं। सेफ्टी ग्लासेस को पहले हम देखेंगे। कहता है सेफ्टी ग्लासेस आर फेरस द मोस्ट वाइडली यूज टाइप ऑफ आई प्रोटेक्शन के जो सेफ्टी ग्लासेस हैं वो ज़्यादातर वाइडली चौड़े किस्म के इस्तेमाल किए जाते हैं आई प्रोटेक्शन के लिए। कहता है दे में लुक सिमिलर टू रेगुलर ग्लासेस, कि ये हमें सिमिलर ग्लासेस जो आमतौर पर हम ऐनक यूज़ करते हैं उसकी तरह लगती है, लेकिन आर मच स्ट्रोंगर दैन एंड मोर रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट एंड हीट। लेकिन ये काफ़ी हद तक मजबूत होती है और रेजिस्टेंस जो हीट होती है उसको उसकी रेजिस्टेंस को कम कर उसको रेजिस्टेंस करती है और उसके इम्पैक्ट को रोकती है। ये जो सेफ्टी ग्लासेस के जो शीशे इस्तेमाल किए जाते हैं इससे हमें जो हीट होती है, जिस अगर आप हीट वाला कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि ये कह लें कि अगर ऐसी जगह जहाँ पर हीट इतनी ज़्यादा कि जो आपकी आंखों को इम्पैक्ट कर सकती है, सेफ्टी ग्लासेस की वजह से वो आपकी आंखों को इम्पैक्ट नहीं करेगी, वो रेजिस्टेंस करेगी उस हीट को, उसको उसके इम्पैक्ट को रोकेगी। उसके बाद गोगल्स हैं। कहता है गोगल्स बाय सराउंडिंग द आई एरिया गिव मोर प्रोटेक्शन, के ये गोगल्स की टाइप, ये सिर्फ सेफ्टी ग्लासेस हैं। गोगल्स होते हैं जैसे हमने स्विमिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो ऐनक लगाते हैं जो हमारी आंखों के पूरी तरफ इर्द गिर्द जो होता है वो कवर कर लेती है हमारी आंखों को। तो वो चीज़ जो होती है वो हमारे गोगल्स होते हैं। वो भी सेफ्टी के अंदर भी जो आई प्रोटेक्शन के लिए वही गोगल यूज़ किए जाते हैं, ताकि कोई केमिकल, कोई डस्ट, कोई पाउडर, कोई बहारात जहरीले किस्म के होते हैं, कोई फ्यूम्स होते हैं, कोई लिक्विड चीज़ें होती हैं जो मिस्ट होती हैं, वो हमारी आंखों तक ना पहुंच सके हवा के ज़रिए। तो उनको रोकने के लिए गोगल इस्तेमाल किए जाते हैं जो हमारे बिल्कुल आई एरिया के सराउंडिंग में होते हैं। वो हमें मज़ीद प्रोटेक्शन देते हैं इन सब की चीज़ें के ख़िलाफ़। तो ये चार चीज़ें हम इनकी तफसील थोड़ा पढ़ लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये फ्यूम्स क्या है, डस्ट क्या है, मिस्ट क्या है और वेपर क्या है। कहता है फ्यूम्स नैनो साइज, सॉरी ये लफ्ज़ गलत है, नहीं, नैनो साइज सॉलिड पार्टिकल्स दैट आर सस्पेंडेड इन द एयर आर वेरी डिफ़िकल्ट टू फिल्टर, के छोटे किस्म के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो हवा के अंदर लटके होते हैं, सस्पेंड लटका होना, जो हवा के अंदर लटके होते हैं बहुत ही मुश्किल होते हैं इनको मुश्किल फ़िल्टर करना बहुत मुश्किल होता है। स्मोक है हमें नज़र आती है, ये छोटे किस्म के सॉलिड पार्टिकल्स हैं जिनको फ़िल्टर करना बहुत मुश्किल होता है, उन्हें हम फ्यूम्स कहते हैं। उसके बाद डस्ट है, डस्ट का नाम तो सबने सुना होगा
कि डस्टिंग करना या डस्ट या ये जो गर्द होती है हमारे इर्द गिर्द वो डस्ट होती है। कहता है उसकी डेफिनेशन में कहता है कि स्मॉल साइज सॉलिड पार्टिकल दैट आर सस्पेंडेड इन द एयर, के छोटे किस्म के जो सख्त पार्टिकल्स हैं वो हवा सॉलिड पार्टिकल्स जो हवा में लटके होते हैं। कहता है इसको फिल्टर करना इजी होता है, जैसे कि वुड डस्ट हो गई या सैंड डस्ट हो गई, सॉरी सैंड नहीं सैंड है जो रेत की डस्ट होती है। जैसे अगर तूफ़ान आए तो जो डस्ट होती है उसे सैंड डस्ट कहते हैं। अगर लकड़ी का कहीं पे काम होता है तो वहाँ पे उड़ने वाली डस्ट वुड डस्ट होती है। इनको फ़िल्टर करना आसान होता है और ये हवा में लटके होते हैं, ये चीज़ें नज़र भी आती हैं। उसके बाद कहता है मिस्ट। मिस्ट क्या है? स्मॉल साइज लिक्विड पार्टिकल्स जो आबी बहारात की शक्ल में होते हैं, छोटे साइज़ के पार्टिकल जो हवा में लटके होते हैं, सस्पेंडेड हालत में होते हैं। मिसाल के तौर पर फॉग, जो सर्दियों में अक्सर स्मोक होती है, फॉग जिसे बोलते हैं, धुंध जिसे कहते हैं, वो इसकी मिसाल। और दूसरी पेंट मिस्ट, जहाँ पे आपने महसूस किया हो कि अगर कहीं पे कोई पेंट वाली शॉप के अंदर आप जाएं तो आपको अजीब किस्म की स्मेल होती है, वो मिस्ट होती है। उसके अंदर स्मॉल साइज़ के लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में लटके होते हैं, जो आपके लिए ख़तरनाक है लेकिन आपको बेहतर लगते हैं। उसके बाद कहते हैं वेपर। वेपर क्या है? वेपर तो आपने बहारात का नाम तो सुना ही होगा। तो वेपर्स वही है कि गैशियस की शक्ल में जो आपका गैशियस फॉर्म ऑफ एनी लिक्विड और सॉलिड इज़ नोन एज वेपर। के अगर लिक्विड है फिर भी, अगर सॉलिड है फिर भी, उनकी जो फॉर्म है गैशियस की शक्ल में, जो गैसियस जो गैस की शक्ल में होती हैं, चाहे वो सॉलिड की हैं चाहे लिक्विड की हैं, उनको हम वेपर कहते हैं। जैसे पानी के हो गए, पानी सख्त सॉलिड में भी आ जाता है और गैसेस में भी आ जाता है। तो वही गैसियस गैस की शक्ल में होने वाला जो आपका लिक्विड है या सॉलिड है उसको हम वेपर के तौर पर जानते हैं। तो ये थे फ्यूम्स, डस्ट, मिस्ट और वेपर की डेफिनेशंस। इनको आप अच्छे से ध्यान से याद करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले की तरफ टॉपिक की तरफ, जो कि है हैंड प्रोटेक्शन। के हाथों की जो प्रोटेक्शन है वो कैसे होती है। कहता है वेरियस टाइप्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू हैंड्स बट नेवर यूज दोज ग्लव्स विच हाइंडर द फ्री मूवमेंट ऑफ द यूज़र बिकॉज इट मे कोज एन एक्सीडेंट। कहता है कि काफ़ी किस्म की टाइप्स होती हैं जो हमें हमारे हाथों की प्रोटेक्शन मुहैया करती हैं, लेकिन कभी भी वो वाले ग्लव्स जो कि फ्री मूवमेंट, जिनके अंदर हाथ फ्री में घूम रहे होते हैं, वो इस्तेमाल करने वाले के, क्योंकि वो हमें एक्सीडेंट वजह बन सकती हैं। कि एक ग्लव्स आपने अपनी साइज़ से बड़ा पहना हुआ है, आप उसके साथ मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हैं, कुछ चीज़ उठा रहे हैं, लेकिन आपके हाथ उसमें घूम रहे हैं फ्री तौर पर, तो वो आपके लिए एक्सीडेंट की वजह बन सकती है। तो इसलिए काफ़ी टाइप्स होती हैं उसके अंदर। रबर ग्लव्स कहते हैं, हर टाइप्स मुख्तलिफ काम के लिए है। कहता है रबर ग्लव्स जो है केमिकल हैंडलिंग के लिए, केमिकल अगर आपने उठाना है तो उसे रबर ग्लव्स के जरिए उठाएंगे। जो कॉटन ग्लव्स है, जो कपड़े के ग्लव्स होते हैं, वो मैनुअल हैंडलिंग, जो हाथ से चीज़ें उठाने वाले हैं उनके लिए इस्तेमाल होती हैं। और जो लेदर ग्लव्स हैं वो इलेक्ट्रिक हैंडवर्क की जो कि आपने वापजा वालों की जो काम करने आते हैं अगर खंभों के ऊपर, उनके पास जो ग्लव्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक हैंडवर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम लेदर ग्लव्स कहते हैं। जो मैनुअल हाथ से किसी चीज़ को भारी चीज़ को उठाने के लिए जो यूज़ करते हैं, जैसे हथौड़े को इस्तेमाल करने के लिए हो गया, या कोई चीज़ भारी वजनी है जो आपने मैनुअल हैंडलिंग जिसकी करनी है, उसको उठाने के लिए जो आप ग्लव्स इस्तेमाल करेंगे वो कॉटन ग्लव्स यूज़ होंगे। अगर आपको केमिकल इस्तेमाल करने हैं ताकि केमिकल आपके हाथों तक ना पहुंच सके, उसके लिए रबर ग्लव्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये थे हैंड प्रोटेक्शन। कभी भी आपने वो वाले ग्लव्स यूज़ नहीं करने जिसके अंदर आपके हाथ फ्री मूवमेंट कर रहे हों, क्योंकि वो एक्सीडेंट की वजह बन सकती है। तो उसके बाद हमारा है ईयर प्रोटेक्शन। के कानों की प्रोटेक्शन कैसे होती है। कहता है इट्स प्रोवाइड व्हेन नॉइस लेवल एक्सीड, जो नॉइस है उनके जो लेवल्स हैं, जो नॉइस की हम नुमाइश करते हैं वो डेसिबल की भी करते हैं। तो वो कहता है कि 85 डेसिबल से ज़्यादा की नॉइस जब होगी तो हमें ईयर प्रोटेक्शन यूज़ करना पड़ेगी। ये ओशा का स्टैंडर्ड है। ओशा के अंदर आता है अगर आपके गिर्द में जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर वॉइस का जो लेवल है अगर वो 85 डेसिबल से कम है तो आप ईयर प्रोटेक्शन यूज़ ना करें। लेकिन अगर 85 से ज़्यादा है
तो आपको ईयर प्रोटेक्शन यूज़ करना ज़रूरी है। तो हेयरिंग प्रोटेक्शन जो है उसके लिए ईयर प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, जिसके अंदर कैनल कैप्स आ जाती हैं। तो कैनल कैप्स आपको मैं बताता चलूँ, ये है कैनल कैप के जो सिर्फ आपके कानों के अंदर चली जाती है ताकि आपके कानों को प्रोटेक्शन मिल सके आवाज़ से। उसके बाद एयर प्लग्स है, जैसे कि ये चीज़ें हैं, ये हैंड फ्री के तौर पर जैसे होती हैं। तो लेकिन एयर प्लग्स को आप देखें तो इन चीज़ों के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, सिर्फ उनके साथ इधर से इधर भी और यहाँ पे भी हैंड फ्री की तरह पट्टी बंदी होती है। वो एयर प्लग्स होते हैं, कानों के लिए प्लग्स इसी तरह के होते हैं, वो भी यूज़ करे जाते हैं जब 85 डेसिबल से ज़्यादा इसकी नॉइस होती है। अगर 85 से ऊपर 90-95 से ऊपर हो तो फिर एयर प्लग यूज़ करते हैं। अगर उससे भी ऊपर आवाज़ जाती हो तो एयर मफ्स को यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि कान की प्रोटेक्शन, हमारे कान जो है 85 डेसिबल तक नॉर्मल सुनते हैं, उसके ऊपर की आवाज़ को वो इफ़ेक्ट होते हैं हमारे कान। तो ये जो एयर मफ्स हैं जो से हम हेडफोन यूज़ करते हैं, तो वो हेयरिंग प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं ताकि आपको जो वहाँ पे साउंड है उससे आपके कानों हेयरिंग प्रोटेक्शन मुतासर ना हो, आपकी हेयरिंग जो आप अगर आप बहरे ना हो जाएं, इसलिए हेयरिंग प्रोटेक्शन यूज़ की जाती है एयर मफ्स के ज़रिए। 3 चीज़ें हैं जो हेयरिंग प्रोटेक्शन के अंदर यूज़ की जाती हैं। नंबर 1 पे कैनल कैप्स हैं, नंबर 2 पर एयर प्लग्स हैं और नंबर 3 पर एयर मफ्स हैं। तो ये थे हमारे हेयर प्रोटेक्शन के 3 टाइप्स के, ये 3 चीज़ें इसके अंदर यूज़ की जाती हैं। जैसे आई प्रोटेक्शन के लिए हमारी गॉगल्स और ग्लास सेफ की ग्लासेस थी, हमारे फीट प्रोटेक्शन के लिए सेफ्टी शूज़ थे, हमारे बॉडी प्रोटेक्शन के लिए एप्रन, जैकेट्स, कवरऑल्स और फायर फाइटिंग सूट थे, जो फायर सेफ्टी सूट थे, तो फायर प्रूफ सूट सॉरी। इसी तरह एयर प्रोटेक्शन के लिए कैनल कैप्स, एयर प्लग्स और एयर मफ्स यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आगे हमारा आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, के हम जो सांस लेने का अमल है, हमारा जो सांस लेने का रेस्पिरेटरी हमारी जो सिस्टम है वो उसकी प्रोटेक्शन कैसे करनी है। कहता है प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इनहेलिंग हैजर्डस एयरबोर्न सब्सटेंसेस, के हवा के अंदर जो हैजर्डस चीज़ें केमिकल्स वगैरह उनको इनहेल करने से हमें महफूज प्रोटेक्ट करता है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। इसके अंदर इसकी क्लासेस देखें तो उसकी 2 क्लासेस हैं, 2 टाइप्स आती हैं क्लासेस जो इसकी। कहता है एयर प्योरीफाइंग रेस्पिरेटर्स और नंबर 2 पर सप्लाइड एयर रेस्पिरेटर्स। एयर प्योरीफाइंग वो हैं जो हम फिल्टर के हवा के अंदर जिसे फ़िल्टर करके हवा को लेते हैं। कहता है इक्विपमेंट दैट प्योरीफाई द एयर बाय फिल्टरिंग, के जो हवा को फिल्टर करते हैं वो इक्विपमेंट्स एयर प्योरीफाइंग रेस्पिरेटर कहलाते हैं। जैसे कि अगर आप काम कर रहे हैं किसी बढ़ई की दुकान पर, किसी लकड़ी के कारखाने में, तो वहाँ पर डस्ट मास्क होगा, जाहिर सी बात है उसको अगर आप डस्ट मास्क इनहेल करेंगे तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट होगा। उससे बचने के लिए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आप रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं जो कि एयर प्योरीफाइंग रेस्पिरेटर्स होती हैं, जिसके एग्जांपल के अंदर डस्ट मास्क आता है और हाफ फेस आता है, हाफ फेस रेस्पिरेटर्स आते हैं। तो ये हमारे डस्ट मास्क हैं और रेस्पिरेटर्स के एग्जांपल्स हैं। तो चलें इसको देखते हैं। ये जो आजकल कोरोना से बचने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ताकि इन्फेक्शन ना फैले, तो डस्ट मास्क इसके अंदर एक फ़िल्टर होता है जो हवा को फ़िल्टर करके हमारे सांस तक हमारी सांस के लिए मैसर बनाते हैं हवा को। तो इसके अलावा ये जो चीज़ होती है ये हाफ फेस मास्क कहलाती है। इसके अंदर ये 2 फिल्टर लगे हुए हैं, ठीक है। ये जो है हवा को फ़िल्टर करते हैं और जो डस्ट होती है वो सांस के ज़रिए अंदर नहीं जाने देते। तो उसके बाद कहता है सप्लाइड एयर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, जो रेस्पिरेटर्स हैं कि हवा को सप्लाई करते हैं। अगर आप किसी खुदाई वाली जगह पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हवा की ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। वहाँ पर हवा पहुँचाने के लिए जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो सप्लाइड एयर रेस्पिरेटर्स कहलाते हैं। कहता है इक्विपमेंट दैट सप्लाई सोर्स ऑफ फ्रेश एयर, कि जो फ्रेश एयर के ज़रिया बनते हैं सप्लाई करने का, वो वाले इक्विपमेंट्स कहलाते हैं सप्लाइड एयर
रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अंदर फ्रेश एयर रेस्पिरेटर्स और फुल फेस पीस आ जाता है। तो फ्रेश एयर रेस्पिरेटर्स होते हैं, जैसे मोटर होती है उसको बाहर की तरफ रख दी जाते हैं, उसके पाइप्स और नीचे उसके मोटर चलाई जाती है और फ्रेश एयर वो अंदर। इस तरह फ्रेश एयर जो होती है वो नीचे खुदाई के अंदर भी पहुंचती है और आप आसानी से सांस ले सकते हैं। वो है सप्लाई, जो हवा को सप्लाई करते हैं, और जो हवा को प्योरीफाई, जो फिल्टर करते हैं, वो एयर प्योरीफाइंग रेस्पिरेटर्स कहलाते हैं। जो हवा को सप्लाई करते हैं वो सप्लाइड एयर रेस्पिरेटर्स कहलाते हैं। तो इसकी एग्जांपल इनकी आपने देख ली, फ्रेश एयर रेस्पिरेटर और फुल फेस पीस जो है वो इसकी एग्जांपल्स हैं। तो इसके बाद हम आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है, वो है SCBA, सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपर्चस। उसकी डेफिनेशन देखिए, कहता है इक्विपमेंट दैट कंटेन्स कंप्रेस्ड फ्रेश एयर। वो इक्विपमेंट्स जो मुश्तमिल होती हैं कंप्रेस फ्रेश एयर के, जिनके अंदर हवा भरी होती है, वो वाले इक्विपमेंट्स यूज़ फॉर रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, जो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो वाले इक्विपमेंट जिनके अंदर हवा कंप्रेस होकर भरी होती है, उनको हम SCBA कहते हैं, सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपर्चस। तो उसकी दो टाइप्स है कि वो कहते हैं SCBA की दो टाइप्स है, एक स्काबा एक स्कूबा। तो स्कूबा सेम वैसे ही है, स्काबा है सेल्फ कंटेन एयर ब्रीथिंग अपर्चस, और जो स्कूबा है वो है सेल्फ कंटेन अंडर वाटर ब्रीथिंग अपर्चस। तो इनमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो स्काबा है उसको हम पानी से बाहर यूज़ करते हैं, मीन्स कि किसी और जगह पर जहाँ पर पानी नहीं यूज़ होता। जो स्कूबा है वो पानी के अंदर यूज़ होने वाले टाइप से दो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, एक स्काबा होता है, एक स्कूबा होता है। चलिए आपको पिक्चर दिखाते हैं सबसे पहले इसकी। तो ये है स्काबा। ये जो है पानी, जैसे अगर आप खुदाई के अंदर जाते हैं, अगर वहाँ पर फ्रेश एयर, इतना लंबा पाइप नहीं है कि वहाँ पर फ्रेश एयर को सप्लाई किया जा सके, तो वहाँ पर आप स्काबा लेकर जाएंगे। इसके अंदर हवा कंप्रेस होकर बड़ी होती है और एक टाइम लिमिट होता है इसका, जिसके अंदर इसको यूज़ करना होता है। तो ये स्काबा जो है इसको हम तफसील से देखेंगे इसी टॉपिक के अंदर। तो इसकी ये पिक्चर है। तो स्कूबा जो है वो पानी के अंदर, अगर आपने मूवीज़ वगैरह में देखा तो जो आपने गैस के सिलेंडर बांध कर फेस मास्क लगाकर पानी के अंदर जाते हैं, पानी की तह में जाते हैं, वो स्कूबा यूज़ करते हैं। और ये स्काबा यूज़ होता है अगर किसी जगह पर आग लगी है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो, वहाँ पर स्काबा इस्तेमाल किया जाता है। तो स्काबा स्टैंड्स फॉर सेल्फ कंटेन एयर ब्रीथिंग अपर्चर्स। तो कहता है कंटेन इन विच स्काबा इन यूज़ के कंडीशन जो हैं, किन सूरतों में स्काबा यूज़ किया जाता है, वो कंडीशन जिनकी सूरतों में स्काबा यूज़ किया जा सकता है। हमारा जो निज़ाम ज़िंदगी है उसके अंदर ऑक्सीजन 23% है। कहता है इफ़ क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, हवा के अंदर अगर ऑक्सीजन की जो क्वालिटी है वो हाई रो या लो रो, 21% उसकी मिनिमम जो सेंटराइजेशन है, सेंटर बताइएगा 21% से कम लेवल होता है तो आपको घुटन शुरू हो जाती है। गर्मियों में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से घुटन होती है। कराची के अंदर सबसे ज़्यादा घुटन महसूस की जाती है। तो जो 21% के कम जब लेवल जाता है ऑक्सीजन का, तब स्काबा यूज़ करना है, या 21% से ऊपर जो जब ऑक्सीजन लेवल जाएगा ज़्यादा तो तब यूज़ करता है। तो इसने सेफ़ रेंज बताई हुई है 19.5% से नीचे अगर हो तो आपको स्काबा इस्तेमाल करना लाजमी है, और अगर 23.5% से ज़्यादा हो तो आपको स्काबा इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसका ऑक्सीजन का लेवल हाई होगा तो भी आपके लिए नुकसानदेह है, अगर लो होगा तो भी आपके लिए नुकसानदेह है। तो ये सेफ़ रेंज है जिनके अंदर रहकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर इनसे अगर 19.5 से अगर कम लेवल है ऑक्सीजन का तो स्काबा यूज़ करना है। जो इस भी जगह है, अगर आप खुदाई वाली जगह पर जा रहे हैं, अगर आप कहीं पे आग लगी है, स्मोक के अंदर जा रहे हैं किसी को रेस्क्यू करने के लिए, या फिर आप कहीं पे भी जा रहे हैं, तो अगर लेवल वहाँ पर ऑक्सीजन का 23.5 से ज़्यादा होगा तो इसको यूज़ करना स्काबा को, अगर 19.5 से कम होगा तो इसको यूज़ करना है।
कहता है इफ़ एनी हज़ार्डस गैस इज़ प्रेजेंट इन द एयर, अगर हवा के अंदर कोई जहरीली गैस जो आपके मौत की तरफ लेकर जा सकती है अगर वो मौजूद है तो आपने स्काबा यूज़ कर उस जगह पर जाना है। बिना स्काबा के आप वहाँ पर नहीं जाएंगे। ये 2 कंडीशन उसने बताई हैं, इन कंडीशन में रहकर आप स्काबा को यूज़ करेंगे। तो इसके बाद कहता है लोग जो स्काबा को यूज़ कर सकते हैं, जो लोग स्काबा को यूज़ करेंगे कौन कौन से हैं? रेस्क्यूअर्स, जो रेस्क्यू करते हैं लोगों को। अगर कोई खुदाई के अंदर बेहोश हो गया है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, उसको लाने के लिए भी वो एक स्काबा उसके लिए लेके जाएंगे, खुद पहन के जाएंगे, उसको भी ऑक्सीजन मुहैया करेंगे और फिर उसको रेस्क्यू करके बाहर लेके आएंगे। फिर फायर फाइटर्स जो आग बुझाते हैं वो क्योंकि आग जब जलती है तो ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पर घुटन होती है बहुत ज़्यादा स्मोक के अंदर, तो स्काबा यूज़ करते हैं। इसलिए स्मोक वाली जगह पर अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी तो स्काबा पहन कर वो अंदर जाते हैं, बिना स्काबा के वो कभी अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि कोई पता नहीं चलता किस जगह पर ऑक्सीजन की कमी होती है, कौन सी जगह पर ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी होती है। उसके बाद वर्कर ऑफ अ केमिकल प्लांट के जो लोग काम कर रहे होते हैं केमिकल प्लांट के अंदर, क्योंकि जहरीली गैसें फिर हवा के अंदर वहाँ पर मुल्लक रहती हैं फ्यूम्स की शक्ल में, मिस्ट की शक्ल में, तो इसलिए वहाँ पर स्काबा यूज़ किया जाता है। कन्फाइंड स्पेस, ये एक ज़्यादा खुदाई वाली चीज़ काम जो गहराई में जाकर काम करते हैं जो लोग, उनके लिए ये कन्फाइंड स्पेस उनको बोला जाता है। इसके लिए भी एक अलग से चैप्टर है कन्फाइंड स्पेस के मतलब कि वो हम आगे जाके तफसील से देखेंगे। तो वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो स्काबा यूज़ करते हैं, जो डाइवर्स हैं वो स्कूबा यूज़ करते हैं, जो पानी के अंदर जाते हैं करते हैं, गोता खाने वाले, तो वो स्कूबा यूज़ करते हैं। ये स्कूबा स्काबा में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ उनकी शेप से। उनका सिलेंडर किसी और किस्म का होता है, ये सिलेंडर किसी और शक्ल में होता है, बस इसमें और कोई डिफरेंस इतना नहीं है। तो जो स्कूबा है वो अंडर वाटर यूज़ किया जाता है और जो स्काबा है वो एयर सेल्फ कंटेन एयर रेस्पिरेटरी एयर ब्रीथिंग अपर्चर्स। तो ये एक डायग्राम थी जो मैंने GTA के अंदर बैठ के बनाई थी जब हमारा डेस्कटॉप टेक्निकल के अंदर इसने हमने स्काबा को देखा था, तो हम वहाँ पर जो हमने स्काबा की जो डायग्राम हाथों से बनाई थी ये वो वाली है। तो इसके अंदर जो पार्ट्स हैं मैंने लिखे हुए हैं वो आप तफसील से देखें। आगे उनकी हम पार्ट इसके पार्ट्स हैं कौन कौन से हैं वो भी इसके आगे नाम से देखेंगे। तो ये उसकी स्ट्रैप्स थी, शोल्डर जो कंधों के ऊपर आती हैं। ये उसका सिलेंडर है कंप्रेस जिसके अंदर गैस कंप्रेस हुई होती है। ये उसकी प्लेट है बैक जो कमर के ऊपर आती है हमारे। ये इसके अंदर प्रेशर गेज लगा होता है जो हवा के प्रेशर को बताता है कि इसमें इतनी प्रेशर है। ये सेफ्टी विसल है, जो हवा कम होती है तो तब बचती है, एक सेफ्टी विसल देती है। ये हाई प्रेशर होज़ है इसकी, जिसके अंदर हवा जो है तेज़ी से जो उसके प्रेशर को बता रही होती है उसकी वो होज़ है, ठीक है। ये उसका रेगुलेटर है जिसको ओपन करके हवा को पाइप्स के अंदर भेजा जाता है, होज़ के अंदर भेजा जाता है। ये जो है बकल्स जिसके लगे हुए हैं ये वेस्ट स्ट्रैप्स है, ये कमर के ऊपर जो आती है उसको स्ट्रैप्स को बांधने के लिए बकल्स की मदद से बांधा जाता है। उसके बाद ये प्रेशर गेज है, प्रेशर रिड्यूसर है जो प्रेशर को कम करके जितना हमें प्रेशर चाहिए होता है उतने के मुताबिक ये दूसरी होज़ के अंदर लेके जाता है, जो हमारे सांस के ज़रिए हमें सांस लेने में आसानी पैदा करता है, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रेशर की हवा लेंगे तो भी हमारे नुकसानदेह है। उसके बाद ये लो प्रेशर होज़ बन जाती है। ये हमारी हाई प्रेशर होज़ थी, ये लो प्रेशर होज़ हो जाएगी। उसके बाद फेस वाले हिस्से पे आ जाए तो ये इसके वाइज़र है जिसके अंदर से आँखों से देखा जाता है, लेंस होते हैं। उसके बाद जो फेस स्ट्रैप्स हैं जो चेहरे के ऊपर स्ट्रैप्स आती हैं ये वो वाली है। उसके बाद जो डिमांड वैल्यू है, जो डिमांड जितनी चाहिए होती है उतनी वैल्यू उतने वो फिर इनहेल करता है। उसके बाद इसके साथ ही होल्स लगे होते हैं, जो एक तो हम सांस लेते हैं, जो सांस ना एक तो इनहेलेशन होती है, दूसरी एक्सहेलेशन होती है। जो एक्सहेल करते हैं वो सुराखों के ज़रिए करते हैं, तो इसलिए इसको एक्सहेलेशन होल्स भी कहा जाता है। इसके ज़रिए हमारी जो अंदर की सांस है वो बाहर जाती है, लेकिन इसके बाहर की सांस अंदर नहीं आ सकती, सिर्फ अंदर के जो हिस्सा है वो बाहर की तरफ जाता है। अंदर की जो मौजूद सांसें हवा है वो बाहर जाती है, जो बाहर की हवा है इनके ज़रिए अंदर नहीं आ सकती। तो ये थी हमारी स्काबा मुकम्मल, जिनकी पार्ट्स को हम देखें। तो चलें आगे, इसके पार्ट्स के नाम देख रहे हैं अलग से लिखे हुए हैं जो पार्ट्स ऑफ स्काबा हैं। सबसे पहले कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर है जो इसके अंदर हवा कंप्रेस होकर भरी हुई है। नंबर 2 पर बैक प्लेट है
जो बिल्कुल कमर के ऊपर आती है, फिर शोल्डर स्ट्रैप जो कंधों के ऊपर इसके स्ट्रैप्स आती हैं, फिर वेस्ट जो पेट के ऊपर इसके स्ट्रैप्स आती हैं, फिर बकल्स हैं जिनके ज़रिए स्ट्रैप्स को बंद किया जाता है, फिर प्रेशर गेज है जिनके अंदर प्रेशर को चेक किया जाता है हवा के, फिर सेफ्टी विसल है जो एक सेफ जगह पोजीशन पर जाकर बचती है, फिर लो प्रेशर होता है और हाई, फिर हेड फेस स्ट्रैप्स हैं जो सर और चेहरे के स्ट्रैप्स बांधने के लिए यूज़ होती हैं, फिर डिमांड वेल्व है जो मुंह के आगे लगता है, फिर प्रेशर रिड्यूसर है जो प्रेशर को कम करता है, फिर फेस पीस है जो चेहरे के ऊपर आता है, फिर रेगुलेटर है, और फिर वाइज़र जो रेगुलेटर है उसको सिलेंडर को खोलने के लिए घुमाकर हवा के होस के अंदर लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाइज़र लेंस हैं जिससे हम देखते हैं, और एक्सलेशन होल्स हैं जिससे अंदर की हवा बाहर जाती है जिन्हें होल्स के ज़रिए। तो उसके बाद कहता है सेफ़ यूज़ है और स्टोरेज ऑफ स्काबा, जो स्काबा है उसकी जो सेफ़ यूज़ है वो बताया गया है, और इसकी जो स्टोरेज है जो इसके अंदर हवा होती है उसके मतलब बताया गया है। तो नंबर 1 पर कहता है सेलेक्ट वन सूटेड टू द टाइप ऑफ डस्ट कंटेनमेंट एंड वर्क प्लेस, कि आपने एक सूटेड टाइप सेलेक्ट करनी है जो डस्ट कंटेनमेंट है वर्क प्लेस के ऊपर और वर्क प्लेस के लिए, कि जो मकसूद जैसे कि हमने पीपीस का बताया था कि पीपीस को आपने हैज़र्ड की नोयत पर देखते हुए यूज़ करना है, वैसे ही इसकी जो टाइप है स्काबा इस्तेमाल करना है या स्कूबा यूज़ करना है। तो उसको कंटेनमेंट को देखते हुए वर्क प्लेस के ऊपर तो उसको फिर सिलेक्ट करना है, सूटेड जो उसके सूट करता है उसको सिलेक्ट करना है। चेक द मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन, जो उसकी मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हमने देखना है कि वो क्या कहती हैं। यूजिंग से पहले रेस्पिरेटर को यूज़ करने से पहले क्या वो कहता है कि किन हालात में इनको यूज़ करना है, कैसे करना है, और कौन सी एहतियात प्रिकॉशन इस्तेमाल करनी है इनको यूज़ करते वक्त। फिर कहता है इंस्पेक्ट, इसको इंस्पेक्शन करनी है यूज़ करने से पहले, और उसको साफ़ करना है रेस्पिरेटर को इस्तेमाल करने के बाद। रेस्पिरेटर को इस्तेमाल करने के बाद चेक करना है और साफ़ करके फिर रखना है। कहता है टू स्टोर रैप इन अ सीलेबल प्लास्टिक बैग, जो इसका बैग होता है उसके अंदर इसको तरीके से ही स्टोर करना है और इसको खुश्क जगह पर रखना है, और सूरज से दूर रखना है कि जहाँ पर सूरज की रोशनी वहाँ पर तपश ना पड़े, हीट ना पड़े, तो इस तरह उसे खुश्क जगह पर रखना है और सूरज से दूर रखना है। तो उसके बाद कहते हैं पॉजिटिव प्रेशर टेस्ट, इसका जो इस्तेमाल करने से पहले हम टेस्ट करते हैं कि क्या वो सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए पॉजिटिव प्रेशर टेस्ट किया जाता है। तो वो कैसे किया जाता है, कहते हैं कवर द रेस्पिरेटर एक्सलेशन विद योर हैंड, जो एक्सलेशन जिस जहाँ से हवा बाई जाती है उसको उसके ऊपर हमने हाथ रखना है, उसको कवर करना है हाथ रख के, ठीक है। एंड देन ब्रीथ आउट स्लोली, और फिर आहिस्ता से सांस लेनी है और वहाँ पर हाथ रखना है कि अंदर की जो हवा है वो बाहर ना जाए। फिर कहता है द फेस पीस विल बल्ज आउट स्लाइटली, कि जो हवा फेस के पीस हैं उसके अंदर जो हवा भरी जाएगी वो फूल जाएगा, जैसे एक गुब्बारे की तरह फूलता है ना, बल्ज आउट हो जाएगा। अगर बल्ज आउट हो जाएगा फिर कहता है होल्ड योर ब्रीथ फॉर अबाउट 10 सेकेंड, कि आपने 10 सेकेंड के लिए अपनी सांस को रोक के रखना है, ठीक है। अगर इफ़ नो एयर लीक्स, अगर कोई हवा लीक नहीं होती आपके फेस पीस के अंदर अराउंड से, तो आपकी जो आपके फेस पीस है, जो मास्क आपने पहना हुआ है, फेस मास्क काबा का लगाया वो फिर फिक्ट है। इन केस ऑफ लीकेज, अगर वो लीक करती है, आपको सांस आसानी से आ रही है, उसको हाथ रखने के बाद सांस लेने के अंदर भी अगर आपको घुटन महसूस होती है, तो अगर आपको महसूस होता है कि कहीं पे लीक नहीं है, आप सांस नहीं ठीक से ले पा रहे, तो फिर आपके वो फेस मास्क फेस पीस अच्छे से फिट हुआ है। अगर लीकेज है तो आपने दोबारा उतारना है, उसको दोबारा एडजस्ट करना है या रिप्लेस कर देना है जो फेस पीस है उसको दोबारा इस तरह इसका पॉजिटिव प्रेशर टेस्ट करके फिर इसको यूज़ के अपने काम के लिए लेके जाना है। तो कहता है द रेस्पिरेटर इज़ नॉट वर्किंग व्हेन यू कैन स्मेल आई टेस्ट द कंटेमिनेट, के जो रेस्पिरेटर है वो काम नहीं करेगा जब आप स्मेल महसूस कर रहे हो या कोई टेस्ट महसूस कर रहे हो वहाँ पर, तो वहाँ पे रेस्पिरेटर वो काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है अगर आपको कोई चीज़ की स्मेल आ रही है तो ये था हमारा पॉजिटिव प्रेशर टेस्ट। तो ये अगर आपने इसके बारे में तफसील से देखना तो आप इस वीडियो उसकी यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, तो किसी दिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर आपके लिए
स्काबा की जो तरीके इसका हम पॉजिटिव प्रेशर टेस्ट भी देखेंगे, उसकी जो पार्ट्स हैं उनको भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो भी वो लगाऊंगा, तो अगर आप देखना चाहें तो आप यूट्यूब के ऊपर स्काबा सर्च करके उनकी पार्ट्स को भी देख सकते हैं। तो उसके बाद कहता है लिमिटेशंस ऑफ स्काबा, कि जो स्काबा है उसकी लिमिटेशंस क्या है, कि कौन कौन यूज़ उसको चीज़ लोग यूज़ कर सकते हैं, उसकी क्या लिमिट्स हैं। कहता है लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन फॉर यूजेज, कि उसको इस्तेमाल करने के लिए एक मखसूस टाइम है, तो उसके आप उसको 30 मिनट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, 15 मिनट के लिए कर सकते हैं, 45 मिनट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उस टाइम के अंदर अंदर आपने उसको टाइम इस्तेमाल करना है। उसके बाद कहता है बीट पर्सन कैन नॉट यूज़, कि जिन अफराद की दाढ़ी होती है वो लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हमने इस बात को तब बनाना है यकीनी कि आपका जो पॉजिटिव प्रेशर टेस्ट है वो फिट आए, एकदम से अच्छा हो, लेकिन अगर बीट होगी तो वो लीकेज की वजह बनेगी, तो इसलिए बीट पर्सन इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो उसको कहता है पर्सन हुज आई साइट वीक, जिनकी नज़र कमज़ोर है, जो या जो ग्लासेस के बगैर नहीं देख सकते, वो लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। 3 लिमिटेशन उसने बताई हैं कि एक लिमिट टाइम के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है, दूसरा जो बीट पर्सन है वो इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो नंबर 3 पर था पर्सन जो है आई साइट जिनकी वीक होती है वो इसको यूज़ नहीं कर सकते, या जो बगैर ग्लासेस के नहीं देख सकते। उसके बाद इसका यूजेबल टाइम है जो स्काबा का, वो बताया गया है कि यूजेबल जो स्काबा है वो कितने टाइम के लिए यूज़ किया जा सकता है। कहता है स्काबा यूजुअली यूज़ फॉर एटलीस्ट 35 से 40 मिनट, के स्काबा जो है आमतौर पर 35 से 40 मिनट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, विद सेफ्टी मार्जिन ऑफ एट लीस्ट, के इसके अंदर इसका सेफ्टी मार्जिन है 7 से 10 मिनट का, कि अगर विसल बचती है, जो विसल का साउंड लेवल वो 90 डेसिबल होता है, कि आम जो हम ऊंची आवाज़ सुनते हैं वो 85 डेसिबल की होती है, 90 डेसिबल इसलिए रखा ताकि वो आपको आवाज़ आसानी से आ जाए आपके कान तक। तो अगर विसल के बाद आपके पास 7 से 10 मिनट होते हैं, आप उस जगह से निकल आएँ, तो क्योंकि 7 से 10 मिनट के अंदर जो उसके अंदर कंप्रेस्ड एयर है वो ख़त्म हो जाएगी। वो इसका सेफ्टी मार्जिन रखा गया है 35 से 40 मिनट इसके यूज़ के लिस्ट होते हैं, कम से कम 35 से 40 मिनट के अंदर ये यूज़ किया जा सकता है। कहते हैं सो दैट यूज़र कैन गैस द स्काबा इज़ गेटिंग एम्प्टी इन फ्यू मिनट, कि अगर विसल आपकी बच जाती है तो 90 डेसिबल की साउंड से, तो आप समझ जाएं कि स्काबा ख़त्म होने वाला है चंद मिनटों के अंदर, तो आप वहाँ वर्क प्लेस से बाहर आ जाएं और स्काबा को चेंज करें। तो ये था हमारा स्काबा, जिसकी हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखी, फिर उसके हमने कंडीशंस देखी, फिर उसके लोग देखे जो इसको यूज़ कर सकते हैं, फिर उसके पार्ट्स देखे हमने क्या क्या, डायग्राम देखी, फिर उसका सेफ़ यूज़ देखा और स्टोरेज देखी कि स्टोरेज क्या है और कैसे उसको स्टोरेज करना है और उसको सेफ़ यूज़ कैसे करना था। फिर पॉजिटिव प्रेशर टेस्ट के बारे में देखा, फिर लिमिटेशंस देखी कि स्काबा की जो लिमिटेशंस है जिसको कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, को क्या लिमिट दी गई है उसकी। फिर उसके बाद हमने देखा कि यूजेबल टाइम कितना है स्काबा का, तो स्काबा का यूजेबल टाइम भी। इसके बाद हमारा लास्ट में आ जाता है पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, PFAS भी से बोलते हैं, PFAS स्टैंड्स फॉर पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम। अगर आप किसी हाइट पर काम कर रहे हैं, वो स्काबा था हमारा खुदाई के अंदर काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है। और अगर आप किसी हाइट पर काम कर रहे हैं तो हाइट के ऊपर आप सेफ्टी हार्नेस जो हमारा पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम है इसको यूज़ करेंगे ताकि आप वहाँ से गिरे ना। तो कहता है PFAS इज़ अ प्रोटेक्टिव सिस्टम दैट एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ फॉल, के जो गिरने के जो रिस्क को ख़त्म करता है, ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है हमारे गिरने के अमल को। PFAS जो है प्रोटेक्ट रखता है सिस्टम को, एलिमिनेट कर देता है रिस्क ऑफ फॉल को, गिरने के रिस्क को। उसकी आगे 4 टाइप से बताई गई है, जो ये हमारा मुकम्मल पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम है। इसकी जो टाइप्स हैं उसमें सबसे पहला है फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस। ये जो लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं ये हमारा फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस है जो मुकम्मल जिस्म के ऊपर आ जाता है, इसको FBSH भी बोलते हैं। उसके बाद लैनयार्ड्स हैं, ये जो चीज़ें हैं ये है लैनयार्ड्स। फिर सॉरी ये चीज़ जो है ये लैनयार्ड्स हैं। फिर आते हैं कनेक्टर्स, तो ये जो चीज़ें मैंने पहले मार्क की ये थी कनेक्टर्स, कि जो कनेक्टर की जाते हैं किसी चीज़ के साथ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इनकरेज पॉइंट, ये जो हमारा पॉइंट है ये इनकरेज पॉइंट है, यहाँ पर ये इनकरेज करता है इसको, ये जो पॉइंट है ये इनकरेज करता है इसके साथ, इसको जोड़ता है, ठीक है, सेफ्टी हार्नेस के साथ। तो उसके बाद हमारा आ जाता है
लाइफ लाइन, ये जो इसके अंदर कंप्रेस हुई है पट्टी इस रिबन के अंदर मुकम्मल, तो वो है हमारी लाइफ लाइन। नहीं सॉरी, लाइफ लाइन को भी हम तफसील से पढ़ेंगे। ये इसके थोड़े पार्ट्स हैं जो हम आगे तफसील से देखेंगे स्कैफोल्डिंग के चैप्टर के अंदर। तो आप अभी से बस इतना देखें कि इसकी जो पार्ट्स क्या क्या है। फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस है, लैनियर्ड्स हैं, कनेक्टर्स हैं, एनकरेज पॉइंट है। ये वो पॉइंट्स वगैरह हैं, ये वो चीज़ें हैं जो एक जगह पर किए जाते हैं यूज़। फुल हमारा पर्सनल फॉलो रेस्ट सिस्टम उसको ठीक से क्या कहते हैं वहाँ पर स्टैंड करने के लिए कि कैसे वहाँ पर वर्क करेगा। तो इसके बारे में हम वहाँ पे आगे तफसील से इसके पार्ट्स भी देखेंगे क्या क्या है, और मुकम्मल तौर पर इसके बारे में तफसील से देखेंगे स्कैफोल्डिंग के फोल्डर के अंदर के लाइफ लाइन कब यूज़ करते हैं, एनकरेज पॉइंट कब यूज़ करते हैं, कनेक्टर कब यूज़ करते हैं, लैनियर्ड्स कब यूज़ करते हैं, और जो फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस है उसका क्या मकसद है। इस बारे में सब तफसील से देखेंगे। बस अभी इसके लिए इतना हम जान लें कि जो हमारा पर्सनल फॉल रेस्ट सिस्टम है वो हमारे गिरने के जो रिस्क को है ख़त्म कर देता है, इसलिए ये यूज़ किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर यहाँ पर होता है क्लोज। तो अगर इसने आपने इससे पहले के पार्ट 1 नहीं देखा तो आप वीडियोस के अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक रख दिया है, आप डिस्क्रिप्शन से भी उसका लिंक देख सकते हैं। और आप चैनल के अंदर जाकर भी पूरे बुक के जो इससे पिछले बकिया चैप्टर्स हैं उनको भी देख सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी पूछें ताकि आपके क्वेश्चन को क्लियर किया जा सके, आपके जो माइंड के अंदर क्वेश्चन हैं उनको आसानी से ख़त्म किया जा सके, उसका आंसर दिया जा सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट्स योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले चैप्टर नंबर 17 के साथ इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।